हाय एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम सीखने वाले हैं न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो मैं आपको कुछ चीजें सिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि मान के चलो कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको पता है पहले ऑलरेडी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान के चलो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू 100। ये फॉर्मूला आपने सभी ने सीखा होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला क्या है कि अगर एक वैल्यू अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू हमारी बढ़ भी सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। और ठीक है, तो बढ़ सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इससे भी हम ओवरऑल परसेंटेज निकालते हैं कि कहने का मतलब अगर कोई वैल्यू हमने बढ़ाई, डिक्रीज की, तो इससे हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल पाते हैं कि इसका मतलब कि ओवरऑल में कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ या कितने परसेंट का डिक्रीजमेंट हुआ। तो जैसे कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रेशो के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर गर्लफ्रेंड भी 20% खर्च करे और बॉयफ्रेंड भी अगर 20% खर्च कर दे, तो दोनों कंडीशन में क्या होने वाला है कि बॉयफ्रेंड का ही नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि बॉयफ्रेंड ही का नुकसान इसलिए होगा क्योंकि वो हमेशा डिक्रीज होता है। कहने का मतलब आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, मतलब बॉय के पास, किसी के पास 100 रुपए थे, उसने खर्च कर दिए 100 रुपए। ठीक है, खर्च कितने किए? 20% किए, तो कितना बचेगा? 80। अब 80 से फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा? गर्लफ्रेंड सोचेगी कि ले मैं भी खर्च कर देती हूँ 20%। अब 80 का जब ये 20% खर्च करती है तो ये आपका आएगा 16। ठीक है, कहने का मतलब 80 का तो 20% खर्च किया 16, तो ये 16 खर्च किए। कहने का मतलब बॉयफ्रेंड ने 20 रुपए खर्च किए, गर्लफ्रेंड ने 16 खर्च किए। कहने को बल उसने भी 20% खर्च किए, उसने भी 20% खर्च किए, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है यहाँ पर? बॉयफ्रेंड का। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपए में से 20% खर्च कर रहा है, ये 80 रुपए में से 20 रुपए खर्च कर रही है। तो बात समझो मेरी। ठीक है, जब भी अगर ऐसा हो कि एक 20% खर्च करता है और दूसरा भी 20% खर्च करता है, तो ओवरऑल हमेशा नुकसान होता है। किसका होता है? वो होता है बॉयफ्रेंड का नुकसान। और वो उसकी तो बंटाढार हो गया। बस जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई व्यक्ति का वेतन दे दिया कि पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर उसके 20% की कमी होती है। अब आप एक सहोगी, सर 20% भी वृद्धि हमने मान लिया, 100 रुपए थे, अगर हमने 100 रुपए में से 20% की वृद्धि कर देते हैं और फिर 20% की अगर हम कमी कर देते हैं, तो फिर तो आप कहोगे कि सर तो ये तो कैसे नुकसान होता? कुछ भी नहीं हुआ, परसेंटेज भी 20% वृद्धि हुई और 20% की कमी कर दी, तो कुछ भी ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। बट भाई ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इस बात को समझो कि मैंने माना कि भाई 100 रुपए थे किसी की इनकम, पहले फिर 20% उसकी इंक्रीज हुई। जब इंक्रीज हुई तो कितना हुआ? 120 रुपए। अब 120 रुपए में वो डिक्रीज करेगा कितना? 20%। तो 120 का 20% कितना होता है? ये होता है आपका 24। समझे मेरी बात? मतलब एक 100 का जब 120 निकाल, मतलब बढ़े कितने? 20 रुपए। 20 रुपए बढ़े, लेकिन कम कितने हुए? जब 24। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हम डिक्रीज जो करेंगे, जो हमारी इनकम 120 थी बढ़ने के बाद आई, उसी में हम डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है 20 बढ़े 24 कम हो गए, इसका मतलब ओवरऑल 4% उसकी जो इनकम थी पहले से और कम हो गई। तो यही मैंने आपको समझाया कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि जो घाटा होने वाला है बॉयफ्रेंड का ही होने वाला है। तो बंटा ढार होगा ही होगा इसका। तो देखो ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? मैंने आपको समझाया कि जैसे कि दो नंबर है, एक किसी वैल्यू पहले x% बढ़ी, फिर उसकी y% बढ़ती है, तो उसके अंदर अगर हमें ओवरऑल परसेंटेज की वैल्यू निकालती है, तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि एक पर्सन की इनकम 20% पहले तो इंक्रीज हुई, फिर 20% उसकी जो वैल्यू है डिक्रीज हुई, तो इसके अंदर हम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। जैसे भाई 20% अगर इंक्रीज होती तो प्लस में लिखेंगे और डिक्रीज होती तो 20 आप माइनस में लिखोगे, यहाँ प्लस लिखोगे, 20 बढ़ी और इनटू हो जाएगा माइनस में, और ये आपका 100। तो देखो ये प्लस के थे, ये माइनस के थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 20 20 आपका ये 400, ये माइनस का साइन आएगा अपॉन 100, तो इसका मतलब माइनस की 4% आया। और ये 4% आने इसका मतलब है कि ये 4% ये डिक्रीज हो गई।
तो इसका मतलब इससे हम समझ सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को समझाने का बस इतना ही मकसद था कि इसको समझने के बाद आप क्वेश्चन को बिना पेन उठाए सेकंड में कर पाओगे। चलो तो देखो कैसे कर पाओगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई पहले 20% बढ़ा, फिर 20% कम हुआ। तो अगर देखो जब भी परसेंटेज बढ़ता है और वही परसेंटेज अगर सेम कम होता है, तो अभी मैं आपको समझा रहा हूं, देखो 1% बढ़ा और x% ही कम हुआ, तो उस कंडीशन में x इंटू माइनस के एक्स यहां पर लिखोगे अपॉन 100 लिखोगे, तो ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो जो ये माइनस साइन है रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर सेम वैल्यू इंक्रीज होती है, सेम डिक्रीज होती है, तो आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। समझ में आई बात? क्या लगा सकते हो? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो 20% बढ़े, 20% कम हुआ, 20 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि 4% का डिक्रीज हो गया। समझ में आ रही है ना सभी को? चलो देखो, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसने बोला कि एक संख्या को पहले 20% वृद्धि करता है, फिर 10% की कमी करता है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितने प्रतिशत हुई? अब देखो 20% बढ़ाया, ठीक है, फिर क्या किया उसने? 10% उसको कम कर दिया और प्लस 20% इंटू 10% अपॉन 100। तो ये क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेंगे आपके 10% और यहां से कटने से ये 2। तो ठीक है, तो ये माइनस के आपका 2 आ जाएगा और 2% आने से 10 में से 2 जाएंगे, तो ये आपका कितना परसेंट होगा? 8%। और 8% क्या हुआ? ये इंक्रीज हुआ। समझ में आ रहा है ना सभी को? ऑल राइट, ओके, ठीक है। खुश? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाता है, सही है। और आप इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन करते हो, तो जब सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू होती है, तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हो इस कॉन्सेप्ट को लगा के। लेकिन अगर परसेंटेज वैल्यू डिफिकल्ट आ जाती है, मतलब ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं जिनको आप आसानी से सॉल्व ना कर पाओ, फ्रैक्शन में आती है परसेंटेज वैल्यू, तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं इसके समझाऊंगा, इस क्वेश्चन को समझाने के बाद फिर उसके बाद करेंगे। देखो इसमें क्या बोला, एक वस्तु के कर में 10% की कमी हुई और खपत में 10% की वृद्धि हुई। अब देखो कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो मैंने समझाया था गर्लफ्रेंड का और बॉयफ्रेंड का एग्जांपल लेके कि भाई अगर एक 10% खर्च करता है, दूसरा भी फिर 10% खर्च करेगा, तो नुकसान किसका होने वाला है? भाई लड़के का ही नुकसान होने वाला है। तो सीधा सीधा 10% की कमी हुई और 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब क्या होगा? आप सीधा कॉन्सेप्ट लगा सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, यानी कि 10 इंटू 10 अपॉन 100 कितना आएगा? 1%। और ये 1% क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। सही है, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, 1% डिक्रीजमेंट। चलिए अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेता हूं फ्रैक्शन से रिलेटेड। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब क्या लिखा है कि एक त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% के आधार में और 45.45% की वृद्धि हुई, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इसको समझ सकते हो, इस फॉर्मूले से हम अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो हम इनको रेशो में लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो जो एरिया होता है वो एरिया होता है बेस इंटू हाइट और 1/2। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो जब ऊंचाई में 37.5%, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होते है 3/8 और 45.5। तो ये आप कैसे बता सकते हो इसको? आप देखो ये कि 9.09 की ये आपकी 1/11 की होती है, और अगर मैं इसके अंदर 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 5/11। तो कहने का मतलब 11 से 5 की वृद्धि हुई, तो कितना हो जाएगा? 16। तो अब देखो अब क्या लिख सकते हैं? पहले आप लिख लो हाइट में। तो हाइट में जो वृद्धि होती है वो कितने की होती है? 3/8। तो 8 से क्या हुआ? 11। तो 8 से आप क्या लिखोगे? 11। और आधार में कितने की वृद्धि हुई आपका? तो आधार में जो वृद्धि हुई है आपकी बेस के अंदर वो 11 से 5, यानी कि 11 से आपका क्या हो गया? 16 हो गया। तो ये हो गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? बेस इंटू हाइट की मल्टीप्लाई। तो ये आपका हाइट हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो 11 में 8 की मल्टीप्लाई करोगे और इधर आप 11 में इंटू 16 की करोगे,
तो देखो 11 से 11 कटेगा और 8 से 16 कटेगा, तो ये आपका रेशो आ जाएगा 1:2। आप ऐसे लिख के कर सकते हो, लेकिन नहीं लिखना तो आप यहाँ भी काट सकते हो। 11 से आप 11 काट दो, 8 के टेबल में ये 2 बार, तो सीधा आप लिख दो 1:2। कहने का मतलब एरिया पहले 1 था, अब कितना हो गया 2। तो 2 होने का मतलब क्या, एक बड़ा, किस पे बड़ा, एक पे बना और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका मतलब 100% हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है। अगर यही वैल्यू आपकी बहुत सिंपल लिखी होती, जैसे मान के चलो ये लिखा होता 20% और ये आप लिखा होता आपका 10%, तो आप इसको इस वाले फॉर्मूले से कर देते। कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है। कैसे करते, मैंने अभी बता रखा है भाई, ये 20% की आधार में वृद्धि हुई और ये 10% की, नहीं, ऊंचाई में 20% की वृद्धि हुई, आधार में 10% की वृद्धि हुई, तो त्रिभुज के अंदर जो ओवरऑल परसेंटेज की जो वृद्धि या डिक्रीजमेंट परसेंट होता वो इससे हम निकाल लेते। लेकिन हम इससे क्यों नहीं निकाल पाए, क्यों हमने दूसरा कॉन्सेप्ट रेशो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि ये डिफिकल्ट परसेंटेज वैल्यू थी। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो इस चीजों को आपको समझना है। चलिए अब देखो हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे यही लिखा है कि एक संख्या पहले 20% बढ़ाया, नहीं ये हमने नहीं, ये नहीं किया है। ठीक है, ये उसने बोला एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया और घटी हुई संख्या से 20% की वृद्धि कर दी। तो मतलब आपके पास कोई भी संख्या होगी, पहले उसमें से 20% घटाओ, जो संख्या आई फिर उसके अंदर 20% की वृद्धि कर दो। तो इसने बोला कि जो परिणाम संख्या है मूल संख्या से 20 कम हो गई। अब मूल संख्या आपको बतानी है, तो पहले आप ये सोचो कि जब 20% बढ़ा रहे हैं और 20% ही कर डिक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। लॉस का मतलब डिक्रीजमेंट होने वाला है। और डिक्रीज कैसे करोगे भाई, आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता दिया, जब वैल्यू सेम होती है एक्स अपॉन 100, 20 बढ़ा आपका 20 इंटू 20 अपॉन 100 और ये आपका 4% का डिक्रीजमेंट हो जाएगा। तो देखो बेटा ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि 20 इंटू 20 अपॉन 100 4% डिक्रीजमेंट हो गया। अब लेकिन मूल संख्या में कितने का कम हुआ है, 20, तो इसका मतलब जो 4% हुआ वो आपके किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू आपकी यहां से क्या आएगा, 20/4 यानी कि 5। और हम क्या मानते हैं, परसेंटेज में पूरी वैल्यू 100 मानते हैं, इसकी मूल संख्या आपकी 100 हो गई, तो यानी कि 100% की जो वैल्यू होगी आपकी 500 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होने वाला है, कौन सा ऑप्शन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन होने वाला है, जो इसका आंसर क्या होगा, आपका 500 आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ड्यूटी, if the duty of an article is reduced by 40% if the present rate, by how much percentage must the consumption increase in order that the revenue remain unaltered। तो ये मैंने लास्ट क्लास में उसी कॉन्सेप्ट से सिखाया था, रेशो वाले कॉन्सेप्ट से, लेकिन हम इसको इसी कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाए हैं, किस तरीके से किए हैं, तो आप उसी को इसी तरीके से अप्लाई करो और इसको करो, और इसका करने के बाद आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जैसे ये देखो क्या लिखा है कि वर्ग का विकर्ण में 45% का कम हो जाता है और जो क्षेत्रफल में परसेंट की कमी बतानी है। तो कहने का मतलब जो डायगोनल है स्क्वायर का वो डिक्रीज हुआ 45% और डिक्रीजमेंट बताना है हमें एरिया। तो आप देखो, आप समझो कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है स्क्वायर के अंदर वो क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन √2 ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया जो है डायगोनल के स्क्वायर के रेसिप्रोकल हुआ। तो हमें क्या करना है, विकर्ण में 45% कम हुआ, तो हमें जब डी स्क्वायर हुआ तो हमें 2 बार डिक्रीज करना पड़ेगा। कहने का मतलब 45% 2 बार कम करना पड़ेगा। अब देखो 45% 2 बार कम कर दो, एक बार 45% ये आपका हमने कर दिया, दूसरी बार 45% कम कर दिया, और फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ प्लस लगाओगे 45% इंटू 45 अपॉन 100। तो ये 45 से आपका 90% हो जाएगा, और ये आपका प्लस रहेगा, तो 45 में जब 45 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 20 125 और अपॉन में 100, तो आपका डेसिमल यहाँ हो गया। अब 90 में से 20 जाते हैं तो आपका 70 है। अब 70 में से आप एक कम करो, 69.75% ये हुआ। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में इसकी ये कमी होने वाली है, जो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। तो समझ में आ रहा है ना मैंने किस तरीके से बताया।
इसी क्वेश्चन को मैं रेशो से भी कर सकता हूँ। ठीक है, रेशो से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सिखाए हैं। भाई पहले आप 45% की वैल्यू निकालना, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, फिर उसके बाद आप निकाल देना, जिस तरीके से आपको मैंने सिखाए हैं लास्ट क्लास में। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, यदि किसी के आयत की प्रत्येक भुजा में 22% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। अब इस क्वेश्चन को भी आप देखो ऐसे ही कर सकते हैं। अब 22% की वृद्धि होती है, किस में होती है? भुजा में। तो अब एक बात बताओ, जो आयत है यानी कि रेक्टेंगल होता है, वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपकी लेंथ और ब्रेथ पे डिपेंड करेगा। अब इसने क्या किया, जो प्रत्येक साइड है उसको 20% की इंक्रीजमेंट किया। तो कहने का मतलब लेंथ को भी 20%, तो ये आप 20% लिखोगे, फिर ये आपका 22% हो जाएगा। आपका 22 इंटू 22 अपॉन 100, तो 20 इंटू 20 आपका 44 हो गया। और 20 में 20 की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इसका स्क्वायर लिखोगे 484 अपॉन 100 है, तो ये आपका ये हो जाएगा। तो 44 में अगर 4 ऐड करोगे तो 48, डेसिमल के बाद आपका क्या और रह जाता है? 84 रह जाता है। तो ये आपका हो गया 48.84 का क्षेत्रफल में आपकी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को रेशो करने के शुरू करते हो तो इस क्वेश्चन को रेशो में करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्यों हो सकती है, इस बात को आपको समझना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना ये भी आपको समझने होंगे। जैसे मान के चलो 22% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखोगे तो 20/100 लिखोगे, तो ये आपका 11 हो गया, ये आपका 50 हुआ। 50 से कितना बढ़ गया? 11। तो देखो 50 से 11 हुआ, क्या हुआ? ये उसकी साइड हुई, तो 11 इंक्रीज होने के बाद 65 61, तो ये आपका लेंथ में इंक्रीजमेंट हुआ। अब ब्रेथ में भी यही होगा, यानी कि 50 से 61। तो कहने का मतलब पहले लेंथ 50 थी, अब 60 हो गई। ब्रेथ भी अब 50, पहले 50 थी, अब 60 हो गई। तो अगर आप एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 50 में 50 की मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका 50 इंटू 50 और 61 इंटू 61। तो अब इसको क्या कर सकते हो आप? 100 बनाओ। अब इसको 100 बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप यहां पर ये जो 50 है इसको हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो? यहां पर 25 लिख लो। तो 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 200 हो जाएगा, तो इसको भी आप 25 से डिवाइड कर लो। तो जब क्या हो गया, ये 61 इंटू 61 अपॉन 25। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 25 से डिवाइड करोगे, तब आप उसको डेसिमल में निकालोगे, तब उसके बाद इंक्रीजमेंट देखो। तो इसके अंदर कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, और जब कैलकुलेशन ज्यादा होगी और उसको क्या करना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बचना है। तो इसलिए इसके अंदर आपको क्या करना है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, तो क्या लिखा है कि एक आयत की लंबाई 11% कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। अभी मैंने समझाया कि अगर सेम वैल्यू इंक्रीजमेंट होती है, अगर सेम ही वैल्यू डिक्रीजमेंट होती है, तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है डिक्रीजमेंट वाला ही होगा। ठीक है, अब देखो ये इंक्रीजमेंट ये नहीं हो सकता, ये भी इंक्रीज वाला है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपके पास दो हैं डिक्रीज वाले, तो या तो सी होगा या डी होगा। अब आप समझ सकते हो, क्या बताया? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो 11 में 11 की मल्टीप्लाई अपॉन 100 होगा, कितना होता है 11 इंटू 121, अब डेसिमल हो गया। तो 1.21% का क्या हो जाएगा? इसके अंदर डिक्रीजमेंट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसको देखो समझो और फिर आपको पता चलेगा। यदि पेट्रोल की कीमत में x% की वृद्धि होती है और खपत में x% की कमी हुई, तो कहने का मतलब x% की वृद्धि हुई और x% की कमी होती है, तो एक्स स्क्वायर बाई 100 हो गया। ये वाला आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो इसने बोला कि जो व्यय और उपभोग दोनों हो रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, जो कुल खर्च में 20.25% की कमी हुई, तो यानी कि जो ये आपका हुआ, ये किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 20.25% के इक्वल होने वाला है। अब जब ये ऐसा होता है तो अब आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी है? तो यहाँ पूछा है कि द प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ विल बी इंक्रीज x बाई 3%। तो x बाई 3% को इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आप ये सोचो कि हम x की वैल्यू ऐसे क्या लें, ये आपका आ जाए। अगर आप इसको सोच पाओगे तो आपको यहाँ पर ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप सीधा ही बता सकते हो।
तो देखो ये अगर मैं देखता हूं तो ये 20 और 25 है, तो इसका मतलब ये 5 का ही मल्टीपल होने वाला है। लास्ट डिजिट आपकी 5 होगी और 20 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 4 करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप 20 और 25 जो है 45 का स्क्वायर होगा ये। अब आप देखो ये 100 लिखा हुआ है, तो 100 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो है आपकी 45% आ जाएगी। और x की वैल्यू 45% और x बाई 3 की जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 40/15%। अब ये क्या कहा कि कंजम्पशन में भी और प्राइस में भी 50% का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो अब एक बात सोच सकते हैं कि 15% इंक्रीज हुआ, फिर 15% इंक्रीज हुआ, और 15 इंटू 15, ये वाला आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। आप इसके अंदर रेशो वाला भी कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो, दोनों कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। तो 50 और 50 आपका कितना हो जाएगा, 30 हो गया। तो 15 और 15 30, और 15 में 15 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 225, और 2 डिजिट डेसिमल आप यहाँ लगा दोगे। 30 में ऐड करोगे तो 32.25 परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाला चेंज होने वाला है। कौन सा ऑप्शन बैठता है आपका सही, बी ऑप्शन बैठने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मेंसुरेशन से रिलेटेड है, लेकिन ये क्वेश्चन सारे परसेंटेज के हैं। अगर आपको परसेंटेज अच्छा से आता है और इनके फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट पता है तो आप बहुत आसान से कर पाओगे। जैसे इसने बोला कि एक वृत्त की जो त्रिज्या है इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या मतलब इस प्रकार बढ़ती है कि जो परिधि है वो 15% बढ़ती है, और पूछा क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी है। अब आप इसको कैसे कर सकते हो, आप देखो जो सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि होती है वो का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और इस कंडीशन में ये रेसिप्रोकल हो गई सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आर के। और एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया रेसिप्रोकल होगा किसके, आर स्क्वायर के। तो अब देखो जो इसके आर में चेंज होगा वही सी में चेंज होगा, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो अब देखो परिधि में 15% बढ़ रहा है, तो इसकी त्रिज्या भी जो है 15% बढ़ेगी। ठीक है, त्रिज्या क्या होगी, 15% बढ़ेगी। अब हमें एरिया में चेंज निकालना है, तो एरिया क्या है, आर स्क्वायर। तो आर जब स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिखना पड़ेगा। अभी मैंने बताया 15% प्लस 15% और इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, 32.25% बैठने वाला है। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा है कि एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अब इसने जो देखो यहाँ पर दिया हुआ है पहले चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई की अभी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब देखो 30% बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, 30 की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिखते हो 3 बाई आपका 10 हुआ। ठीक है, तो लेंथ जो होगी 30% की वैल्यू देखो अभी मैंने बताया क्या होता है 3/10, तो ये 10 से आपका क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, अब चौड़ाई क्या हुई 20% बढ़ी, चौड़ाई आपके 20% बढ़ी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 1/5, तो 5 से क्या हो जाएगी आपकी 6 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया में क्या चेंज हुआ, तो 10 में अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये 50 हो गया, और ये आपका 11 में 66 हो गया। तो यानी कि एरिया 50 से क्या हुआ 66। अब क्षेत्रफल में कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, 100 सेंटीमीटर की। और डिब्बे का क्या पूछा है, नया क्षेत्रफल पूछा है आपसे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कितने की वृद्धि हुई आपका, अगर आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप एक काम कर लो, 50 को आप 100 मल्टीप्लाई करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर लो, और इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका हो गया, ये हो गया। ठीक है, 66 में 2 की मल्टीप्लाई 132। अब इसको समझ लो। अब देखो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर 100 से 132 में 32 का। तो 32 की जो वैल्यू है कितना है, 100 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, डिब्बे का नया क्षेत्रफल निकालना है। ओहो गलत हो गया है बेटा, यहाँ पर 20% की कमी हुई है और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये वृद्धि कर दी। तो इसको एक काम करते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखो
तो पहले इसने बोला है कि लेंथ जो है आपकी 30% का इंक्रीज, मतलब 10 से आपका 13 हुआ, और आपका जो ब्रेथ हुआ है 20% की कमी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 1 कम हुआ यानी कि 4 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, तो 10 में 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 50 हो गया, और 13 4 जा 52 हुआ, तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम 50 से 52 होता है, लेकिन वृद्धि कितने की हो रही है, 100 की, तो कितना का इंक्रीजमेंट है यहाँ पर, 2 का, तो 2 की जो वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर है, और नया निकालना है हमें, तो 1 की जो वैल्यू होगी आपकी किसके बराबर होगी, आपकी 50 के बराबर होगी, और 52 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 52 इंटू 50 मल्टीप्लाई 0, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 5 5 जा 50, और 25, और ये 126, तो कहने का मतलब 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर डिब्बे का नया क्षेत्रफल हो गया। अब देखो यही क्वेश्चन मैंने आपको रेसे से करा के दिखाया। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर वही कॉन्सेप्ट लगाते हो, जैसे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से ओवरऑल परसेंटेज निकलेगा, और ओवरऑल परसेंटेज निकालने के बाद तो आप चेक करोगे कितने की इंक्रीजमेंट हुआ, तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको समझाता हूँ। देखो 30% की वृद्धि हुई और 20% की आपकी कमी हुई, तो 30 माइनस 20, और ये आपका माइनस का साइन 30 इंटू 20 अपॉन 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और ये 3 2 इंटू 6 यानी कि 4% का इंक्रीजमेंट हुआ। अब 4% का इंक्रीजमेंट का मतलब क्या हुआ, 100 से 104 हुआ, तो 4% जब इंक्रीजमेंट हुआ, 4% की जो वृद्धि किसके बराबर है, 100 के बराबर है, और हमें क्या निकालना है, डिब्बे का नया, तो डिब्बे का नया यानी कि 104 की वैल्यू निकालनी है, तो और 100 में जब आप 104 की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, नहीं पहले आप 4% निकालोगे, तो एक की वैल्यू आप निकालो, तो कितना आएगा, 25, 25 में 104 की मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 2600। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इस क्वेश्चन को रेशो से भी जा सकते हो, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उस कॉन्सेप्ट से भी या फॉर्मूले से भी आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72, अब देखो यही क्वेश्चन है, तो आप इसके अंदर x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर डिफिकल्ट परसेंटेज वैल्यू गिवन है, तो अब इसको हम रेशो से ही कर सकते हैं। तो लंबाई जो है 63 से 63 हुई, तो इसका मतलब हम इसमें देख रहे हैं कि 9.9 होता है, ये किसकी होती है, 1/11 की होती है, और ये कितने की मल्टीप्लाई कर दूं 63 करने के लिए, 7 की, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/11। कहने का मतलब 11 से 7 बड़ी, कौन, लंबाई बड़ी, तो लंबाई 11 से 7 बढ़ने का मतलब 11 से 18 हो जाएगी, और जो चौड़ाई है 41 2/3%। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, अभी मैंने समझा रखा है, भाई ब्रेक करना सीख लो अगर इनकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको नहीं पता, और ये 25% और 16 2/3, तो ये आपका 1/4 और ये आपका 1/6, और 6 4 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये आपका 3 और ये 2 यानी कि 5/12 हो गया। अब 12 से कितना इंक्रीजमेंट, नहीं 12 से 5 का कम हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ, 12 से 5 डिक्रीजमेंट का मतलब 12 से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये होगा आपका। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, आयतन स्थिर बना रहे ऊंचाई में कितने प्रतिशत बदल के अंदर प्रतिशत बदलनी है, ये आपको बताना, ऊंचाई कितनी प्रतिशत बदलनी है। तो आप कैसे निकालोगे, पहले अगर आयतन इसका कांस्टेंट है तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई V1 अपॉन V2 का जो रेशो है वो आपका कांस्टेंट है, आप लिख सकते हो 11:21। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि भाई आप 11, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, और इसकी आप हाइट h1 मान लो, किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका वॉल्यूम हो गया, यानी कि V1 के इक्वल हो जाएगा, और V2 की वैल्यू भाई पहले 18 हुई नए की, बढ़ इसकी ब्रेथ 7 हो गई, और इसकी हाइट h2 हो जाएगी। अब आप इसको कैंसिल करो, ये आपका 6 के टेबल में 2 बार, और ये 6 के टेबल में 3 बार, तो ये 22, तो इसका मतलब H1 और H2 का जो रेशो होगा 21, और 20 नहीं 21 अपॉन रेशो 22 हो जाएगा। कहने का मतलब 21 से 22 हुआ, 1% का आपका क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, किस पर हुआ, 21 पे हुआ।
अब आप परसेंटेज में निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई, तो 21 को अगर 100 से करते हैं तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो जब 4 बार जाता है तो ये दो ऑप्शन आपके होने वाले नहीं है। अब आपके पास या तो 4.09 होगा या 4.7 होगा। अब देखो 24 जा 84 होता है, 84 के बाद आपका कितना बचता है 16, तो आज का मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक डिजिट के बाद चल जाएगा, तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन हो जाएगा। कहने का मतलब 4.76 आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपके पास ऑप्शन हो तो आपको क्या है कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर देखो 74, क्या लिखा है, यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े जिससे कि बेलन का आयतन सेम रहे। तो देखो आयतन पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है बेलन का। आयतन क्या होता है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका आयतन होगी, तो मतलब r जो है का स्क्वायर यानी कि r 2 बार और 1 बार आपकी हाइट होगी। अब देखो जो त्रिज्या है 20% की कमी हुई, जब 20% की कमी होती है तो त्रिज्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी 4। तो देखो r का स्क्वायर है तो 5 लिखोगे, इधर 4 लिखोगे, 4 का स्क्वायर। ये हम लिख रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम है हमारा क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है, तो V1/V2, तो ये आपका r स्क्वायर हो गया। और हाइट में देखो ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी ये हमें बताना, तो ये h1 लोगे। और एक मिनट होता, एक सेकेंड, ओके। देखो अब into H2 ये हो गया। अब यहाँ से H1/H2 का रेशो निकाल लो, ये हो गया 16 और 25। तो 16 से कितना हुआ 25, कितने पर की वृद्धि हुई 9 यूनिट की वृद्धि हुई, यानी कि 9 पार्ट की यूनिट की वृद्धि होती है, किस पर होती है 16 पर मल्टीप्लाई बाई 100। अब आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो देखो कितने बार जाएगा, ये 900 हो गया, 16 से 9 ये 5 बार, तो 10 बचेगा, ये 100 हो जाएगा 6 बार। तो कहने का मतलब 56.25 यही आपका हो जाएगा, यानी कि 1 डिजिट आप निकालने के बाद ही आप आंसर पे पहुंच जाओगे, क्योंकि कितने टाइम जा रहा है भाई 5 बार जा रहा है, और 5 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 75, क्या लिखा है कि जो गोले का व्यास में 140% अधिक कर दिया गया तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो व्यास में 140% अधिक कर दिया, अब कहने का मतलब जो डायमीटर होता है वो 2r होता है, तो जितना डायमीटर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसके अंदर भी उतने ही परसेंट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब व्यास अगर 140% है तो जो इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस होगी वो भी 140% वृद्धि होगी, यानी कि 140% का इंक्रीजमेंट होने वाला है। अब देखो क्या निकालना है आपको, गोले का आयतन। तो जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वॉल्यूम होगा आर की पावर क्यूब में होगा। अब 140 इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि 140 का मतलब हो गया 240, और 240 किस पर होगा 100 पर, तो ये 20/100 हुई, इसका मतलब 10 से आपका 24 हुआ, और r की पावर 3 है तो इसको आपको पावर 3 लिखना पड़ेगा। 10 की पावर 3 आपका ये 1000 हो जाएगा, और 24 का आपको क्यू निकालना पड़ेगा, और जब आप क्यू निकालोगे तो इसका ये क्यूब आएगा, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ क्या लिखा है, एक जीरो, एक जीरो को खत्म करोगे तो यहाँ पर डेसिमल आ जाए, इस जीरो को खत्म करो ये आपका डेसिमल हुआ। कहने का मतलब 100 से आपका इतना इंक्रीजमेंट हुआ, कितना इंक्रीजमेंट हुआ 100 से एक्स्ट्रा कितना है, ये आपका है 1282.4%, तो ये एक्स्ट्रा इंक्रीजमेंट हुआ, तो इसका मतलब यही आपके परसेंटेज की वृद्धि हुई, यानी कि इंक्रीजमेंट हुआ आपके वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो वॉल्यूम के अंदर जैसे क्यूब है 24, 25, 13 के 12 के आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप क्या करोगे कैलकुलेशन को जल्दी कर पाओगे, वरना आप क्या करते रह जाओगे 24 को 3 बार मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे, और इसके अंदर आप क्या कर दोगे अपना टाइम को किल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें लिखा है कि जो गोले का आयतन है 119.7% बढ़ जाता है, तो इसकी त्रिज्या को बढ़ाया जाए जिससे कि गोले की वृत्तपृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत
परिवर्तन ज्ञात करो। अब देखो जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 119.7। इसका मतलब आप वॉल्यूम क्या ले सकते हो 100 लिया, 100 से कितना इंक्रीजमेंट हुआ 190, इसका मतलब 219.7 हो जाएगा। अब ये किसका है, ये आपका है स्फीयर का। जब स्फीयर है तो स्फीयर का मतलब वॉल्यूम होता है रेडियस की पावर क्यू, ठीक है। तो अब ये आप क्या कर सकते हो, देखो इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका ये आ जाएगा 2197। हमें r की पावर 3, क्योंकि हमें वक्र पृष्ठ में निकालना है, जो वक्र पृष्ठ होता है वो इसका वो r के स्क्वायर में फॉर्म में होता है, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। r स्क्वायर की वैल्यू जब निकाल सकते हो जब पहले आप r की वैल्यू निकालोगे। r की वैल्यू देखो ये कैसे निकालोगे, r की पावर 3 है तो आप इसको क्यूब में है तो पहले क्यूब की फॉर्म में लिखाओ। तो ये 10 का क्यूब हुआ, 2197 जो होता है वो 13 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये आपका क्या आया, रेडियस आया। रेडियस क्या हुआ 10 से 13 के रेशो में हुआ। और आपको क्या करना है, स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर निकालना है। तो ये आपका 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर आपका 169। तो इसका मतलब 100 से 169 हुआ, तो 69% का आपका इंक्रीजमेंट हुआ। तो यही आपकी वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन आपका हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 77 कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है कि एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है और उसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% कम किया जाता है। तो अगर आयतन बढ़ जाता है तो आयतन 43 बढ़ने से यानी कि 100 से कितना हो जाएगा आपका 143 हो गया, मतलब 100 से 143। अब ऊंचाई में ये परसेंटेज दिया हुआ है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे। तो देखो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे, आप यहां से सोच लो कि 13 है तो इसका मतलब ये 13 का ही कोई ना कोई फ्रैक्शन होगा। अब अगर हम 1/13 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 7 सही अपॉन 9, 7 सही 9/13। लेकिन यहाँ पर कितना है 15, तो इसके अंदर आप 2 की मल्टीप्लाई करो। 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 7 2 14 और ये 9 2 18/13। और 13 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो एक बार और जाएगा, जब एक बार जाएगा तो ये 14 और एक 15 हो जाएगा और कितने बचेंगे 5/13। कहने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, जो है 2/13 की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। 2/13 यानी कि 13 में से 2 पार्ट कम होगा तो कितना बचेगा आपका 11 पार्ट बचने वाला है। क्लियर। तो इसका मतलब हाइट के अंदर 13 से आपका 11 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। अब देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालने के लिए जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है और एच है। तो हमें क्या निकालना है, बेलन के वक्र पृष्ठ में आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अगर एच से डिवाइड कर दें। तो बेलन में आर स्क्वायर एच है, अगर एच से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करते हैं तो 100 में इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 11 की और 13 इंटू 143। तो ये देखो 11 से कितना जा सकता है, ये आपका 1 और ये आपका 3 यानी कि 13 टाइम्स चला गया। तो आर स्क्वायर हो गया 100 रेसो 13 में 13 की मल्टीप्लाई करोगे 169। अगर हम यहाँ आर की वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या होगा 10 का स्क्वायर और 169 आपका 13। तो आर इक्वल हो जाएगा 10/30 यानी कि 10 से 13% का इंक्रीजमेंट हुआ। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एच। तो कहने का मतलब आर एक बार और एच एक बार, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो आप कैसे करोगे, एच आपका और लिख लो, एच है आपका 13 इंटू 11, मल्टीप्लाई करनी है। आपको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी निकालने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10/11 बचेगा। कहने का मतलब 10 हो गया पहले वक्र पृष्ठ और 10 से कितना हुआ आपका 11 हो गया है। ठीक है, 10 से कितना हुआ है आपका 11 हुआ है। तो कितने परसेंट की वैल्यू होगी 10%। क्यों, ये 1 से आप 10 हो गया यानी कि 1/10 ये आपका फ्रैक्शन हो गया। 10 से 11 होने पर 1/10 इसका फ्रैक्शन हुआ और 1/10 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है 10% होती है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। और यह आपके क्वेश्चन जो था लास्ट क्वेश्चन था और आपसे इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था इसके सभी मैंने क्वेश्चन आपको करा दिए। जो डिफिकल्ट लेवल के थे, आसान लेवल के सभी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश की है।
और आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो अपनी बुक से लेके, आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, एटलीस्ट आप कमेंट करके हमें एक बार जरूर बताएं। धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए आप सब।